हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी को है, जो कि अभी तो ज़्यादा दिन बचा ही नहीं हमारे पास। आज हो गया हमारा 11 तारीख, तो हमारा सिर्फ 9 दिन पेपर बचा हुआ है, 10 दिन। ठीक है, 21 को आप काउंट मत ही करो क्योंकि उस दिन आपका एग्ज़ाम है। तो ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो अभी हम प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी आपके पास जो ये थोड़े से समय बचे हैं, इसमें आप अपना सीटेट अगर निकालना चाहते हो तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप प्रीवियस ईयर अगर कर सकते हो, मैक्सिमम आप 5 साल का प्रीवियस ईयर कर लो तो वो ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम पे सारा कॉन्सेप्ट आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, या फिर आप जो वीडियोस होते हैं जिसमें 1 घंटे 2 घंटे में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, वैसे वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी आप प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान दो, और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो भी आप प्रीवियस ईयर को देखो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या कुछ है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है वो कहाँ तक हुई है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। और आज मैं प्रीवियस ईयर कराने वाली हूँ सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है 1 फरवरी 2023 का। ओके, तो इसका मैंने ईवीएस करा दिया है। अभी मैंने कल ही वो वीडियो अपलोड किया है, तो अगर आपने अभी तक ईवीएस का प्रीवियस ईयर देखा नहीं है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम सीडीपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विकास किससे प्रभावित होता है, कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो किस चीज़ से प्रभावित होता है। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों से, दूसरा है स्कूली माहौल से, और तीसरा है सामाजिक पारिवारिक प्रभाव से। तो देखिए, ये तीनों ही चीज़ें किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्रदान करती हैं, क्योंकि जो विकास है वो किसी सेलेक्टेड चीज़ों पे नहीं होता कि आप सिर्फ स्कूल से ही बच्चों को वो सारा डेवलपमेंट मिल जाएगा या घर से मिल जाएगा। हर एक चीज़ का अपना एक महत्व होता है कि बच्चा खुद से भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है, स्कूल से भी सीखता है, घर से भी सीखता है, और हमारा जो सामाजिक पारिवारिक प्रभाव है उससे भी वो सीख रहा होता है। इसीलिए ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है, और इसीलिए आपका जो 4 ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। सेकेंड है, यहाँ पे आपको कथन दिया हुआ है और उसका कारण पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले क्या होता था ना, कि सिर्फ आपको ये सोशल साइंस में देखने को मिलते थे, बट अभी ये आपका ईवीएस में, सीडीपी में, सब जगह देता है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है पहले की तुलना में। ठीक, क्योंकि ये चीज़ें और एक्स्ट्रा इंक्लूड हुई हैं। तो चलो इसको भी पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं और आपके जो टीचर हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनका जो बाल्यावस्था है उसमें उनका अनुभव, जो उनका एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव हो, वो सकारात्मक हो। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका कारण दिया हुआ है कि बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो बाल्यावस्था होती है वो डेवलपमेंट का बहुत ही एक संवेदनशील चरण होता है, क्योंकि इसमें बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है और साथ में संवेगात्मक विकास भी होता है। मतलब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इसके अलावा उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बाल्यावस्था में बच्चों का जो अनुभव हो वो अच्छा हो, वो सकारात्मक हो, ताकि वो चीज़ें आगे चल करके उसको भविष्य में अच्छी चीज़ें सिखा सकें। ठीक है, तो देखिए इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, और यही वाला आपका राइट है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। और जो इसकी आर, जो इसका कारण बताया गया है कि किस कारण की वजह से अभिभावकों और अध्यापकों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ भी सही है। ठीक, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका राइट है। फिर थर्ड देखेंगे, बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसका जो समाजीकरण है, सोशलाइजेशन जो उसका हो रहा है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
पहला है कि विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। दूसरा है कि परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, या फिर मुद्रक संचार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो अगर आपने सीडीपी पढ़ा है, तैयारी की है आपने, तो आपको ये पता होगा कि जो परिवार है वो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से ही समाजीकरण सीखता है। इसके बाद वो विद्यालय जाता है, इसके बाद वो पास पड़ोस में मिलता है, तो वो चीज़ें उसकी डेवलप होती हैं। ठीक, तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन राइट है, क्योंकि बच्चा अगर बहुत छोटा है तो अपने परिवार से ही तो सीखेगा ना सबसे पहले। इसके बाद हम देखेंगे, फिर हम फोर्थ देखेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मतलब जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी दी थी। ठीक है, ये चीज़ें आपका यूपी टेट में डायरेक्टली पूछ देता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, तो आपको ऑप्शंस दे देंगे, पियाजे का, वाइगोत्स्की का। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है और सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की का है। ठीक, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आँखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। जैसे क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है बहुत, तो अगर वो कोई चीज़, किसी चीज़ से खेल रहा है, ठीक, जिससे उसको चोट लग सकती है ऐसा, तो आप क्या करते हो कि उस चीज़ को बच्चे के सामने ऐसे गायब कर देते हो और वो सोचता है कि वो सच में नहीं है, होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें हमेशा होंगी। फिर एक स्टेज ऐसा आता है जब आप उस सामान को अगर छुपा देते हो कि गायब हो गया, लेकिन बच्चे को ये पता है कि ये सामान अभी भी है, ये गायब नहीं हुआ है। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि किस चरण में बच्चा ये समझने लगता है कि वस्तुओं के आँखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। और जीन पियाजे ने जो 4 स्टेजेस दिए हैं, जिसमें आपका संवेदी गामक है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, और लास्ट है आपका औपचारिक संक्रियात्मक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक। तो अलग अलग स्टेज पे बच्चे में अलग अलग तरीके का डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है, संवेदी गामक अवस्था, क्योंकि इस समय जो बच्चा है वो अपने इंद्रियों का उपयोग करता है और अपने पर्यावरण के बारे में चीज़ों को वो जानने लगता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, देखिए इन लोगों की थियरी आपको पढ़नी पड़ेगी, तो ही आप ये सारी चीज़ें समझेंगे कि इस स्टेज में क्या हो रहा है या इस स्टेज में क्या हो रहा है। इसके लिए आपको इनकी थियरी पढ़नी पड़ती है। फिर देखेंगे, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। ठीक, बच्चा 2 कंकड़ लिया और उसको यह खोज रहा है कि 2 कंकड़ मिलके 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? पहला है संरक्षण, दूसरा है केंद्रीकरण या आत्म केंद्रीयता, या फिर वस्तु स्थायित्व। तो ये वाला इसमें है आपका संरक्षण। ठीक, इसके बाद आत्म केंद्रीयता क्या होती है, वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में कब आता है, ये सारी चीज़ें। ये भी देखिए आपका जीन पियाजे की थियरी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपने देखे, एक ये भी उन्हीं की थियरी से आपको पता चलेगा, और ये वाला भी जो ऊपर था। ठीक, फिर आगे देखेंगे, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। वो इसीलिए अपना होमवर्क कर रही है ताकि टीचर उसको कुछ बोले नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डैश चरण को दर्शाता है। तो ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, इनका ये सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, और इनकी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है कहानी के थ्रू, जिसको ये सारे स्टेजेस इनके समझाए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये कौन से चरण को बताता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, या फिर औपचारिक परंपरागत। तो इसमें जो है आपका वो है सेकंड ऑप्शन, परंपरागत। ठीक है,
क्योंकि जो पारंपरिक नैतिकता नैतिक विकास का दूसरा चरण होता है, ये वाला जो है परंपरागत, ये जो नैतिक विकास इनका सिद्धांत है, इस चरण में दूसरा चरण यही है। ठीक है। और ये क्या करता है कि सही और गलत से संबंधित सामाजिक नियमों के बारे में बताता है कि ये सही है और ये काम गलत है। तो सही और गलत जो बताता है वो आ जाता है इनके इस चरण में। इसके बाद है लेव वाइगोस्की का सिद्धांत, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। मतलब इनका ये कहना था कि जो बच्चा है वो समाज और संस्कृति से चीज़ों को ज़्यादा सीखता है। ठीक है। तो इनका मेन फोकस सांस्कृतिक सामाजिक में ही रहता है। तो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या है। तो जहाँ भी सामाजिक सांस्कृतिक है वो ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन आपका सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक विकास पे पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। फिर आएंगे हम 8th नंबर देखेंगे। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार, देखिए अभी जीन पियाजे में हमने 2 सॉल्व किया था, फिर वाइगोस्की की थियरी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए हमने, कोहलबर्ग का एक आया हुआ है। तो इन लोगों की थियरी आपको पढ़नी होती, क्योंकि ये मस्ट है कि आपको इनकी थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। ओके। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक और संस्कृति को महत्व देते हैं, तो इनकी थियरी को ध्यान में रख करके आपको चीज़ें समझनी है। पहला है कि संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जहाँ पे भी ये निगेटिव टर्म आते हैं वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। तो प्रतिबंध लगाना हो, या फिर बच्चों को अवसर प्रदान न करना हो, या फिर रटने पे बल देना हो, या फिर आप बच्चे में तुलना कर रहे हों, तो ये सब चीज़ें हमेशा निगेटिव टर्म होती हैं और ऐसे ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। तो इनको आप हटा दो। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों से पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। बिल्कुल नहीं कि बच्चा कुछ भी करे आप उसको कुछ बोलिए ही मत, ये भी तो एक तरीके से गलत है, क्योंकि है तो अभी वो बच्चा ही। तो ये वाला भी आपका सीधे सीधे यहाँ पे गलत हो जाता है। फिर है आपका विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्वलन देना। आप नकारात्मक पुनर्वलन अगर उनको दे रहे हैं तो कैसे सीखेंगे, तो ये भी चीज़ें गलत है। तो आपका बचता है सीधे एक ही, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। देखिए क्या है, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप गलत आंसर्स भी ढूंढ लीजिए, और अगर आपको गलत मिल गया तो सही अपने आप मिल जाना है, और जो आपको सही पहली बार में लग गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रगतिशील कक्षा, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम। तो एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीकों को, या फिर पाठ्यक्रम को पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। भाई बच्चों को ध्यान देना है कि बच्चे ने कितना सीखा, ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपको आया नहीं आया ये मैटर नहीं करता। बहुत सारे स्कूलों में ये चीज़ें हैं कि इतना प्रेशर देंगे आपको कि सिलेबस कंप्लीट करो, एग्ज़ाम आ रहा है। उनको ये मैटर नहीं करता कि बच्चों को आया या नहीं आया। ठीक है। और ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। परीक्षा केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, ये चीज़ें देखिए हमेशा गलत होती है। एग्ज़ाम सेंटर की आप सिर्फ एग्ज़ाम से ही चीज़ों को जज कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें गलत है। जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, उसके अनुभव जिसमें शामिल हैं, वो चीज़ें हमेशा सही होती हैं। इसीलिए 4 ऑप्शन आपका है कि विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्रधानता देना बहुत ज़रूरी है प्रगतिशील कक्षा में। ठीक। फिर हम देखेंगे 10th, ये हार्वर्ड गार्डनर की थियरी से आया है। तो अभी तक हमने देखा जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, फिर गार्डनर आ गए, और एक कोहलबर्ग का था। ठीक। तो हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो हार्वर्ड गार्डनर थे, इन्होंने बहुबुद्धि संकल्पना दी थी। जो बुद्धि संकल्पना है वो इन्हीं का है, और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। पहला ऑप्शन है कि बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि
अगर आप किसी भी बच्चे का बुद्धि लब्धि निकाल लेते हैं, बुद्धि लब्धि निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना। उसमें आप रियल एज और बच्चे का जो आपने कुछ क्वेश्चंस दिए उसके हिसाब से आप उनका निकालते हैं। तो जो बुद्धि लब्धि आप निकाल रहे हैं किसी बच्चे का, वो क्या ज़रूरी है कि अगर बुद्धि लब्धि उसकी तेज है तो वो भविष्य में बहुत अच्छा करेगा, भविष्य में सफल होगा। बुद्धि लब्धि कम है तो भविष्य में सफल नहीं होगा। तो ये कोई अनुमान नहीं है, ये कोई सटीक अनुमान की बात ही नहीं है इसमें, इसीलिए ये गलत हो जाता है। क्योंकि बच्चे देखिए अलग अलग तरीके के हैं, है ना, और उनका ज्ञान भी अलग अलग तरीके का है, उनकी बुद्धि भी अलग तरीके की है। हर बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कुछ बच्चे खेलकूद में अच्छे होते हैं, कुछ संगीत में अच्छे होते हैं, है ना, कुछ बच्चों की बुद्धि तार्किक होती है। तो वो अलग अलग क्षेत्र में अच्छा करते हैं। इसके बाद है बुद्धि वातावरणिक कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के हर एक चीज़, चाहे उसका बुद्धि हो, चाहे उसका वृद्धि हो, चाहे उसका विकास हो, वो दोनों चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो वातावरण है आपका, दूसरा आनुवंशिकता। ये दोनों ही फैक्टर बहुत प्रभावित करते हैं। तो वातावरण तो बुद्धि को प्रभावित करेगी ना, आप जैसा माहौल में रहेंगे उस तरीके की आपकी बुद्धि विकसित होगी। तो वातावरण तो प्रभावित किया ही, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है गलत। फिर है व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप समूह में बच्चों का परीक्षण कर रहे हैं, जैसे आपने 8 से 10 ग्रुप बनाया बच्चों का और उसमें आप बच्चों की बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि आप बहुत बच्चे देखिए अलग अलग तरीके के हैं ना, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी बातों को लिख करके अच्छे तरीके से समझा पाते हैं, कुछ बच्चे मौखिक रूप से चीज़ों को बता पाते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। आपने एक परीक्षण करा दिया और बच्चों से कुछ पूछ रहे हैं, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक्सप्लेन नहीं करते अपनी बातों को, लेकिन वो लिख करके बता पाते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी है। तो ये सिर्फ सर्वोत्तम जरिया नहीं हो सकता है। और ये जो राइट आंसर है आपका कि व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। तो जो हावर्ड गार्डनर हैं, इन्होंने बुद्धि को 8 प्रकार का बताया है, ठीक है। 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, मतलब कि संगीत में संगीत होता है, फिर मौखिक रूप से जो भाषाई बुद्धि होती है, फिर तार्किक रूप से कुछ बच्चों में क्षमता होती है, और जिनकी उसके बाद आपका आ जाता है जैसे प्राकृतिक होता है। तो इस तरीके की अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है अलग अलग बच्चों में, इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। फिर है आपका नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 11। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुशाधित करता है। मतलब कि किस प्रकार, काइंड ऑफ क्लासरूम, किस प्रकार का कक्षा माहौल है जो आपके संज्ञान को सुशाधित करेगा। तो पहला है कि मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, ठीक है, ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं, भय मुक्त और धमकी भरा, देखिए ये सब तो निगेटिव वर्ड हैं, इसीलिए ये सब गलत हो गए। अगम्य बहिष्कारी, ये गलत हो गया। फिर उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित, क्योंकि पुस्तकों के बाहर भी दुनिया है। पाठ्य पुस्तक एज अ रिसोर्स है, वो सब कुछ नहीं है, ठीक, एक संसाधन है पाठ्य पुस्तक, उसका महत्व है, लेकिन वो आप बोल सकते हैं कि सब कुछ वही है। तो ये चीज़ें सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका बहुत अच्छा है कि मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। तो जिस कक्षा में संसाधन अच्छे हैं, रिसोर्स है, तो वहाँ का जो माहौल है वो बच्चे के संज्ञान को बढ़ावा देगा। क्योंकि सिर्फ आप बच्चे को बुक से पढ़ाएंगे तो भी वो चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर आप उनको सिखाने के लिए रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो बच्चों को वो ज़्यादा समझ में आएगी, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक्टिविटी के थ्रू चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं। फिर है जेंडर। तो ये जेंडर से क्वेश्चन हमेशा एक बार फिक्स रहता है कि आता ही है। जेंडर एक सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, बिल्कुल। आगे देखेंगे, पूरी तरह वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित है, नहीं। आनुवंशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित है, या ये एक जन्मजात प्रवृत्ति है।
इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है कि सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित है, क्योंकि जो जेंडर है, जो लोग बताते रहते हैं कि ये एक औरत का काम है और ये एक आदमी का काम है, ये चीज़ें हमारे सोशल स्ट्रक्चर में है। ये एक सामाजिक संरचना, ये समाज ही है जो इन चीज़ों को डाइवर्ट करता रहता है कि ये इधर है, ये इधर है, ये चीज़ आपको करना है, ये चीज़ वो करना है। ये वंशानुगत नहीं है, आनुवंशिक लक्षण नहीं, कोई बीमारी नहीं है ये, ना ही ये जन्मजात प्रवृत्ति है। ओके, फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर, ये 12 था आई थिंक, हाँ। अब हम 13 देखेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत में किस वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? जीन पियाजे का ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। तो इनका कहना है कि कोई वस्तु अगर बच्चे के सामने नहीं है, आपके सामने अगर वो वस्तु नहीं है, तो आप चिन्हों का मतलब सिंबल है उसको आप रिप्रेजेंट करके, दर्शा करके बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये योग्यता क्या कहलाती है कि किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा, सिंबल द्वारा उसे दर्शा करके आप काम करने की जो योग्यता है उसको कहते हैं समावेशन, लाक्षणिक प्रकार्यता, परिवर्ती सोच या फिर संरक्षण। तो ये जो चीज़ है ये है आपका सेकेंड, लाक्षणिक प्रकार्यता। ठीक है, क्योंकि जो ये लाक्षणिक प्रकार्यता है ये क्या है, बच्चे अपने दिमाग में उन वस्तुओं को चित्रित करने, याद रखने, समझने और दोहराने की क्षमता में महारत हासिल कर लेते हैं जो तुरंत उनके सामने नहीं होती है। ठीक है, इस जो लाक्षणिक प्रकार्यता है इसमें बच्चा चीज़ों को समझने में, उनको याद रखने में, उनको दोहराने में, जो चित्र है वो उनके दिमाग में छप जाती है। तो जब उनके सामने वो नहीं भी होता है तो भी वो आप उनको एज अ सिंबल कोई चीज़ दिखाओ तो उससे रिलेट करके वो उनको बता लेते हैं। फिर है आपका 14 नंबर, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? पहला है विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में, ये सब तो निगेटिव टर्म है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में, तुलना कभी नहीं करना है बच्चों में। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के लिए निर्दिष्ट करने के लिए, ये भी आपका गलत हो जाता है। तो 14 का आपका थर्ड आंसर राइट है, क्योंकि जो यहाँ बोल रहा है कि विद्यार्थियों की जो अधिगम प्रगति है, बच्चे ने कहाँ तक सीखा है, ये चीज़ें आप समझेंगे तभी उसके हिसाब से आप बच्चों को ये चीज़ें देंगे कि ये बच्चा इस चीज़ में अच्छा कर रहा है, इसका अधिगम यहाँ तक पहुँचा है, तो नेक्स्ट स्टेप टीचर का क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों का जो अधिगम है, जो उनका प्रोग्रेसिव लर्निंग है, ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है, तो ही आप उसके हिसाब से बच्चों को सहायता दे सकते हैं। फिर है आपका 15। अब यहाँ पे आपका कथन और कारण आ गया। एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार के मौखिकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है कि बच्चा क्लास में कुछ कहे, चर्चा करे, बातों को अपने रखे एटलीस्ट। ठीक है, लेकिन इसका कारण दिया गया है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला तो आपका सही है कि आप कक्षा में बच्चों को बोलने का मौका दें ताकि वो अपनी बातों को रख सके, लेकिन जो भाषा विकास है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, क्या वो किसी भी तरीके से एक दूसरे से संबंधित नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाषा भी आपके संज्ञान को विकसित करती है। और कुछ लोगों का कहना है कि संज्ञान हमारी भाषा को विकसित करता है। जैसे अगर आप जीन पियाजे को पढ़ेंगे और वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे तो इनकी थियरीज में कुछ डिफरेंसेस हैं कि भाषा संज्ञान का विकास करती है और जीन पियाजे कहते हैं कि संज्ञान भाषा का विकास करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि संबंधित नहीं है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे रॉन्ग है। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है,
अब हम देखेंगे 16। निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो ADHD है ये क्या है। आई थिंक आपको इंग्लिश में भी दिख रहा होगा, अगर आपको हिंदी में समझने में दिक्कत हो रहा है तो ये है आपका, इसका देखिए इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, एक तरीके का ये डिसऑर्डर है। और इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि बच्चा जो है वो एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा और बहुत हाइपर एक्टिव होता है। इसमें इसके कुछ लक्षण है, जैसे कि बच्चे को ध्यान देने में कठिनाई हो रही है, आवेगशीलता है, सक्रिय व्यवहार है उसका जो हाइपर एक्टिव है, सीखने की कमी है और उसका जो मूड अस्थिरता उसमें बहुत ज़्यादा है। तो आपने अभी ये सीखा कि जो न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है ये क्या है, इस डिसऑर्डर में क्या होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, आवेगशीलता। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बच्चा जो है वो हाइपर एक्टिव होता है। और लंबी अवधि के लिए केंद्रित करना नहीं, क्योंकि वो ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पा रहा है, धीमा क्रियाशील स्तर, कार्य व्यवस्था का उच्च स्तर है ही नहीं। आगे देखेंगे और ये हमारा 17। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अशक्तताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है? तो देखिए आपको, मुझे लगता है ये इंग्लिश वाला टर्म ज़्यादा समझ में आएगा कि ये जो पठन वैकल्य है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। और जो गुणज वैकल्य है इसको हम कहते हैं डिस्कैलकुलिया। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें हैं क्या, यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसबिलिटीज सच एज डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया इटीसी। तो देखिए आपका जो, जिसको हम लर्निंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं, अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता जो यहाँ पे लिखी है इसको हम अधिगम अक्षमता भी बोलते हैं, जिसमें कि जो आपका डिसलेक्सिया और डिस्कैलकुलिया है ये एक डिसऑर्डर है। और इसी के बारे में यहाँ पे पूछा है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है कि अधिगम अशक्तता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं, या अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थी एक जैसे कैसे होंगे, सबकी अलग अलग दिक्कत है ना थोड़ी बहुत। अधिगम अशक्तता से जो जूझते विद्यार्थी हैं उनके अधिगम आकलन के लिए मानवकृत परीक्षण सबसे बेहतर है? बिल्कुल नहीं। अध्यापक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुशादित करने के लिए सर्वोत्तम है। क्यों? अध्यापक केंद्रीय शिक्षा अगर आप दे रहे हैं, टीचिंग मतलब बस टीचर ही उसमें केंद्र में है, बच्चे का कोई रोल ही नहीं है, फिर बात ही नहीं है कुछ। अधिगम अशक्तता जो है वो तंत्रिका संबंधी, न्यूरोलॉजिकल जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका संबंधी, या वातावरणीय, दोनों तरह के प्रकारों से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि डिसलेक्सिया क्या है और डिस्कैलकुलिया किसको कहते हैं। देखिए जो डिसलेक्सिया है ये जो डिसऑर्डर है ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, बच्चे को पढ़ने संबंधी या पठन संबंधी विकार होता है, उसको चीज़ों को पढ़ने में दिक्कत होती है, रीडिंग पढ़ने में उनको दिक्कत होती है। जैसे वो 9 को 6 पढ़ लेता है, 21 को 12 पढ़ लेगा और गॉड को डॉग पढ़ लेगा, तो इस तरीके से उसको प्रॉब्लम होती है। तो पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी दिक्कत है। क्यों? नॉर्मल बात है ना कि अगर आप कोई वर्ड गलत पढ़ेंगे तो गलत लिखेंगे भी। तो जैसे अगर आप कोई वर्ड बोलते हैं जिसका आप करेक्ट उसको बोल नहीं पाते, जैसे आप बोल रहे हैं परिस्थिति, अगर आप इसको गलत बोलेंगे, परिस्थिति बोल रहे हैं, तो आप जो बोल रहे हैं वही आप लिखेंगे। ठीक, इसीलिए बोलते हैं कि उच्चारण सही करना चाहिए, क्योंकि जो आप पढ़ेंगे वही आप लिखेंगे। तो इससे रिलेट हो जाता है कि बच्चे को अगर पढ़ने में प्रॉब्लम है तो उस चीज़ों को गलत लिखेगा भी। अब वो 9 को 6 पढ़ रहा है तो 6 ही लिखेगा ना, 9 कैसे लिखेगा उसको? क्योंकि आपने एक मूवी देखी होगी
तारे ज़मीं पर, जिसमें कि आमिर खान है और एक छोटा सा बच्चा है, ईशान उसका नाम है, उसका कैरेक्टर दिखाया गया है उसमें। तो उस बच्चे को जो दिक्कत होती है, जो डिसऑर्डर होता है, वो होता है डिसलेक्सिया। ठीक, उस मूवी में ये चीज़ें दिखाई गई हैं और उसको किस तरीके से आमिर खान पढ़ाता है, अटैच करता है, वो चीज़ें भी अपने आप ने उसमें देखी होंगी। फिर आपका आता है डिसकैलकुलिया, जिसको हम बोलते हैं गूढ़ज वैकल्य। तो कैलकुलिया आप ऐसे रिलेट कर लीजिए, कैलकुलिया से रिलेट कर लीजिए आप कैलकुलेटर को। तो कैलकुलेटर का हम यूज़ क्यों करते हैं? जब हमें कोई गणित संबंधी चीज़ें करनी होती है, मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, ये सब चीज़ें तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। तो जो डिसकैलकुलिया है, ये आपका गणना संबंधी विकार है। कैलकुलेशन संबंधी ये चीज़ों को आपको दिक्कत होती है, आप गणना ठीक से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक तंत्रिका संबंधी प्रॉब्लम है। ये कोई बीमारी नहीं है कि बच्चे को ये बीमारी है। उनके ब्रेन में जो उनका कोई नस होता होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को इस तरीके की दिक्कत होती है और ये कम और ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, इसके साथ ही वातावरण दोनों तरीके से प्रभावित होता है, क्योंकि अगर उस मूवी में, जो मूवी आपने देखी थी, ईशान को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, अगर आमिर खान उसको उस तरीके से नहीं सिखाता, तो वातावरण का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी बहुत प्रभावित करता है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, आगे देखेंगे, श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा। ये वाला आप ज़रूर पढ़ा करिए कि नहीं वाला अगर वर्ड दिया आप नहीं पढ़ रहे ना, तो आपको नंबर भी में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप गलत करके उसको आ जाएंगे। तो श्रवण बाधिता कौन बच्चे होते हैं? जिनको सुनने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए कई तरीके की हैं। एक तो बच्चा वो है जो थोड़ा कम सुनता है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि आप उस बच्चे को आगे बैठाइए और थोड़ा तेज आवाज़ में बोलिए, तो वो सुन लेगा। या फिर श्रवण बाधिता जो बच्चों को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, तो उसके लिए भी मशीन का यूज़ किया जाता है बच्चों को सुनने के लिए। तो इसमें से कौन सा तरीका है जो उनको प्रभावशाली नहीं है उनके लिए? पहला है दृश्य गतिज, ये तो प्रभावशाली है क्योंकि उनको सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत थोड़ी है। फिर है व्याख्यान क्रिया आधारित बहुसंवेदी। तो देखिए इसका आंसर सेकेंड वाला भी हो सकता था, व्याख्यान वाला भी, लेकिन जो सीबीएसई है उसके जब आंसर आया था, आंसर की आई थी, तो उसमें आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट माना था, क्रिया आधारित, यानी कि एक्टिविटी बेस। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, मानवकृत पाठचर्या को लागू करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना, या पाठचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना। तो इसमें जो आपका राइट है वो है आपका सेकेंड। ये चीज़ें सही नहीं है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी ज़रूरतों को अगर आप पूरा कर रहे हैं, तो ये कदम आपके लिए सही नहीं है कि आप मानवीकृत पाठचर्या उन पर लागू कर रहे हैं। वो खुद से उनको सीखने दीजिए चीज़ों को, उनको अनुमति दीजिए, उनको अवसर दीजिए, पाठचर्या में लचीलापन रखिए। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? समावेशी कक्षा जिसमें बच्चों को समान रूप से एक साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो होती है हमारी समावेशी कक्षा। तो इसमें से निम्न में से क्या प्रभावी है? अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, उन्हें स्वयं को बड़े समूहों के सामने व्यक्त करने को कहना बिल्कुल नहीं, उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। जब आपकी कक्षा समावेशी कक्षा है तो आप बच्चों को किसी विशिष्ट संकाय में नहीं पढ़ा सकते कि आप उनको कोई स्पेशल सेक्शन दे रहे हैं, उनको वैसे नहीं पढ़ाना है, उनको एक साथ रख के पढ़ाना है। ठीक है, कि आप भाई पढ़ने में कमज़ोर हो तो आप थोड़ा बाद में पढ़ लेना, आप उनको अलग से बैठा के पढ़ा रहे नहीं, आप उनको एक साथ पढ़ाइए। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन अपने आप गलत हो जाते हैं। और इसके बाद आपको अभी कितने बचे? 2 बचे। ठीक, अब इस 2 में से जो सही है वो है आपका, देखिए अगर आपको
तुरंत आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप निगेटिव वाला भी पहले देख के हटा दीजिए। तो अभी जो आपको 4 ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना था, अभी आपको 2 में से एक सिलेक्ट करना होगा, या 3 में से, तो थोड़ा सा कम हो जाता है वो, ठीक है। तो इसमें देखिए अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, ये ऑप्शन आपका सही है कि आप हमेशा बदलाव करते रहेंगे तो वो सीखेंगे कब। आगे देखेंगे, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं। पहला है वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, नकल द्वारा नहीं सीखना है भाई, अपने वातावरण में सक्रिय संलग्न द्वारा, बिल्कुल, व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा, असंदर्भित जानकारी के कष्टीकरण करना। तो ये देखिए आपका सेकेंड वाला है, इसमें सही लग रहा है, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, ठीक। और आप परेशान मत होइएगा, जो आंसर की है आपकी उसको मैंने चेक किया है, आपका कोई भी आंसर इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखेंगे, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो उनके जीवन से संबंधित है। नहीं, उसको कैसे भूलेंगे, जो उनको अपने लाइफ से जोड़ रहा है उन चीज़ों को वो नहीं भूलते। प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, या उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित किया जाता है। तो उदाहरण से भी आप समझाएंगे तो भी वो नहीं भूलेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है, इसमें जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि जो असंबंधित खंड है, मतलब ऐसे खंड जो बच्चों को रिलेट ही नहीं करते उनके जीवन से, उन चीज़ों को वो एक समय तक याद रखेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में वो भूल जाएंगे। आपने कोई चीज़ उनको बोल दी कि ये ऐसे ऐसे है और उनका उनकी लाइफ से कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो एक टाइम के बाद वो भूल ही जाएंगे ना। जो चीज़ें उनके जीवन से संबंधित है, उनके अनुभव से संबंधित है, या आप एक्टिविटी के थ्रू बता रहे हैं, वो चीज़ें स्थायी रहती हैं बच्चों के दिमाग में। फिर है 23, निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, या A+B का स्क्वायर का सूत्र क्या है, भारत को आज़ादी कब मिली थी, या फिर अगला लीप वर्ष कब होगा। इसमें जो है ऑप्शन वो आपका फर्स्ट सही है। क्यों, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो प्रक्रियात्मक है इसको हम कहते क्या, ये चीज़ क्या होती है। तो जो प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है इसमें बच्चा खुद से करके चीज़ों को सीखता है। पहले वो खुद, मतलब उसमें वो इन्वॉल्व होता है, उस चीज़ को वो करता है, तब वो उस चीज़ को सीखता है। तो इस वाले ऑप्शन में देखेंगे कि वो पौधे रोपण के लिए मिट्टी तैयार कर रहा है, तो वो खुद से वो काम कर रहा है, वो खुद उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो फिक्स है, वो बच्चा खुद से नहीं बना रहा, वो फिक्स है कि A+B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, A² + B² + 2AB, ये फॉर्मूला फिक्स है। फिर भारत को आज़ादी कब मिली, ये भी फिक्स है। अगला लीप वर्ष कब होगा, तो ये इन सब चीज़ों में वो अपना दिमाग क्या लगा रहा है, ये तो रटने वाली चीज़ें हैं लेकिन एक्टिविटी करके सीखने वाला ऑप्शन तो पहला ही है, इसीलिए ये वाला सही है, ठीक। फिर हम देखेंगे 24, अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। जो विषय वस्तु है उसको आप सामाजिक संदर्भ से अलग रखेंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे, कि जब वो समाज से आप उसको कनेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो ऐसे भी नहीं सीख पाएगा। संप्रत्यय मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करके, ये सब टर्म निगेटिव होते हैं। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है बच्चों में। विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर, देखिए ये पॉजिटिव वर्ड आ गया आपका, आप उनको जितना अवसर देंगे उनका ज्ञान उतना ही डेवलप होगा, ठीक। इसीलिए आपका 4 ऑप्शन राइट है। फिर हम देखेंगे 25, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। आपने अपने क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए बच्चों को और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें मदद करने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे इन चारों में से।
पहला है दी गई समस्या में और अधिक गैर ज़रूरी जानकारी जोड़ देंगे। पहले तो वो उतने में ही उलझे हैं, आप उनको और उलझा दो, है ना। फिर है उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देना। तो बाध्य नहीं करना है किसी चीज़ में, ये सब निगेटिव टर्म है, ये भी गलत है। उन्हें अपने दोस्तों की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहना, ये सब निगेटिव है, सब गलत हो गए। बचा आपका एक ऑप्शन, उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहना। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बच्चे को आपने कोई कुछ दिया, कुछ सॉल्व करने को, और बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो आप उनको बता सकते हो कि आप ये चीज़ें पहले भी आई थी तो आपने उसे कैसे सॉल्व किया था। तो बच्चा क्या करेगा, अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ेगा। जो उसका पहला ज्ञान था, अभी वो सोच रहा है कि उस टाइम पे ये सेम क्वेश्चन आया था या ये सेम प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने इसको कैसे हैंडल किया था, क्या हुआ था उस दिन। तो वो सोचेगा, तो उसको लगेगा कि हाँ ये चीज़ हुई थी, तो इसका रिजल्ट ये आया था, अच्छा बुरा जो भी था। तो अपने उस ज्ञान से वो प्रेजेंट टाइम पे जो प्रॉब्लम है उसको रिलेट कर रहा है, पूर्व ज्ञान से अपने नए ज्ञान को जोड़ा, और या तो उसी तरीके से वो समाधान करेगा, या ठीक नहीं था तो नहीं करेगा, कुछ नया खोजेगा, है ना। तो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान पे सोचेगा, चिंतन करेगा। तो इस तरीके से बच्चे में सोचने समझने, उसमें संज्ञान का विकास होगा। तो 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। फिर हम देखेंगे 26। फिर आपका कथन और कारण दे दिया, एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना ज़रूरी है जहाँ विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सकें। बिल्कुल सही बात है। इसका कारण दिया है कि भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत है, महत्वपूर्ण है, ये भी बात सही है। तो इस हिसाब से आपका ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। 27 देखेंगे, विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होगा अगर वे डैश के भाव को महसूस करेंगे। बच्चा है वो सीखने के लिए आंतरिक रूप से, देखिए जब तक आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होंगे, मोटिवेट, आप अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे, खुद से मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। आपको कोई आया ज्ञान दे के चला गया, तो आप जब तक खुद मोटिवेट नहीं हो, आप किसी के ज्ञान देने से भी मोटिवेट नहीं हो सकते। तो वो चीज़ें खुद से आती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, क्या निराशा अगर उनके अंदर आएगा तो वो सीखेंगे, ये सब चीज़ें गलत हैं। शर्म ये गलत है, खुशी सही है, कुंठा ये गलत है। तो अगर वो अंदर से खुश है उस चीज़ को करने के लिए, तो उस चीज़ को वो सीख सकता है, वो प्रेरित हो सकता है। ओके। फिर है आपका 28, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। महारत अभिमुखी, प्रदर्शन, कार्य परिहारी, प्रतिस्पर्धा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। 28 हो गया आपका। आते हैं 29 पे, निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कुपोषण, विद्यार्थियों में सहभागिता, दंड, अभिसंज्ञान। सकारात्मक रूप से, तो इसमें जो आपका है वो है आपका सेकेंड, विद्यार्थियों में सहभागिता और अभिसंज्ञान। तो सेकेंड और फोर्थ, तो आपका 4 वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। फिर आपका ये है लास्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाते हैं। सिंपल है, सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और ये कई बार रिपीट भी किया है। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ CDP, और इसके बाद जल्द ही मैं हिंदी का लेकर के आऊँगी, जिसमें आपको गद्य, पद और जो पेडागॉजीज है इन सबको हम सॉल्व करेंगे, और भी बहुत चीज़ों पे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं बहुत मोटिवेट हो जाऊं और अपना बेस्ट और अच्छी चीज़ें कर सकूं। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और खुश रहें।